बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्री आईटी ट्रेनिंग्स और उर्दू आईटी का प्लेटफॉर्म से आपका होस्ट मोहम्मद उमर खालिद हाजिर खिदमत है। अच्छा दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डीएचसीपी सर्वर। डीएचसीपी स्टैंड्स फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर ये करता क्या है? ये बेसिकली ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस जो है आपके एनवायरनमेंट में मौजूद डिवाइसेस को प्रोवाइड करता है। अच्छा, यहाँ पे मैं लफ्ज डिवाइस यूज कर रहा हूँ। उस डिवाइस के अंदर आप लोगों के किसी भी किस्म की कोई नेटवर्क डिवाइस हो सकती है, कोई आपके एंड डिवाइस आप लोगों की हो सकती है, जिसके अंदर आप लोगों का लैपटॉप भी हो सकता है, आपका कोई वर्क स्टेशन भी हो सकता है, कोई सर्वर भी हो सकता है, कोई टैबलेट भी हो सकता है, कोई मोबाइल भी हो सकता है, कोई प्रिंटर भी हो सकता है। किसी भी किस्म की डिवाइस जो नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सकती है, नेटवर्क से कनेक्ट हो सकती है, वो डिवाइस हो सकती है। अमूमी तौर पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है अपनी सहूलत के लिए के बजाय हर मशीन के ऊपर जाके हम लोगों ने आईपी एड्रेस असाइन करना है, टीसीपी आईपी की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कि आईपी एड्रेस असाइन करना, सबनेट मास्क देना, डिफॉल्ट गेटवे देना। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर जो है डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और डीएचसीपी के अंदर जो है ना एक स्कोप डिफाइन कर देते हैं और डीएचसीपी को बता देते हैं कि भाई जो जो मशीन ऑन होती है उसको इस सीक्वेंस के हिसाब से, इस तरतीब के हिसाब से ये आईपी एड्रेस जो है ना आप असाइन करते जाना। तो आज की इस एक्सरसाइज में इंशाल्लाह हम लोग जो है ये डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर करना, कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर जो है ये होता क्या है, इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, आज इंशाल्लाह जो है हम लोग यही चीजें जो है वो सीखेंगे कि डीएससीपी जो है आईपी एड्रेस कैसे जो है वो अलोकेट करता है, इसकी लीज जो है वो किस तरीके से जनरेट होती है और ये लीज रिन्यूअल वगैरह कैसे होती है। बेसिकली डीएससीपी का अच्छा फायदा है क्या? डीएससीपी रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी एंड अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बाय यूजिंग ऑटोमेटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन। कि डीएससीपी के अंदर प्रोसेस आप लोगों का ऑटोमेट हो जाता है। अगर मैं मिसाल दूं आप लोगों के किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की लैब की, कि अब एक लैब के अंदर आप लोगों के 50 कंप्यूटर पड़े हुए हैं। अब 50 के 50 कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करवाने के लिए आप लोगों को किसी एक सीक्वेंस के अंदर किसी एक तरतीब से आप लोगों को आईपी एड्रेस जो है ना आपको उसको असाइन करने पड़ेंगे। अब बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, लैब एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आपने किसी मशीन को एक्सेस करना है तो आपको उसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। एक सूरत तो ये है कि आप वन बाय वन एक कंप्यूटर पे जाओगे, उसके टीसीपी आईपी की प्रॉपर्टीज को खोलोगे, वहां पे आप जो है आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, प्रेफर डीएनएस, अल्टर डीएनएस ये आप डिफाइन करोगे और ये काम आप 50 बार करोगे। दूसरी सूरत ये है कि आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर एक सर्वर के जिम्मे काम लगा दो, उस पर डीएससीपी का रोल इंस्टॉल करो और उसको कहोगे भाई आज के बाद ये काम आपने करना है, कि जो है ना आईपी एड्रेस अब मैं मैनुअली नहीं दूंगा, बल्कि आपको मैं रेंज बता रहा हूँ, जो जो मशीन ऑन होती जाएगी तो आप अगर तो ऑथोराइज हो एक्टिव डायरेक्टरी से तो आप जो है ना उसके अकॉर्डिंगली जो है उन मशीनों को जो है ना आईपी एड्रेस साइन करते जाओगे। ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस और मैनुअल आईपी एड्रेस के अंदर फर्क है क्या? ऑटोमेटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सप्लाई आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आईपी एड्रेस मिल जाता है, जबकि मैनुअल के अंदर आप लोगों को आईपी एड्रेस जो है ना मैनुअली देना पड़ता है। ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस का दूसरा फायदा है एंश्योर करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन, कि आप लोगों के बिल्कुल सही प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आप लोगों की जाएगी। जबकि मैनुअल जब आप टाइप करते होते हो उसमें ह्यूमन एरर का चांस होता है, उसमें कि आप इंसान हो सकता है कि किसी मशीन को आप दो बार दो मशीनों के एक जैसा आईपी एड्रेस दे दो। जब दो मशीनों के एक जैसा आईपी एड्रेस दे दोगे तो उनकी कन्फ्लिक्शन आएगी और वो कम्युनिकेट नहीं करेंगी। या मिसाल के तौर पे आपने नेट आईडी अपनी सही टाइप नहीं की, आपने लिखना था 192.168.3.1, आपने 3 की बजाय लिख दिया 30 लिख दिया। या मिसाल के तौर पे आपने लिखा था 192.168, 192 की बजाय आपने 19 खाली लिख दिया। तो इस तरह के एरर के चांसेस हैं कि आपको चीज मिस कर जाओ या किसी चीज को आप डुप्लीकेट कर दो। तो ऑटोमेटिक आईपी एड्रेसेस के अंदर इस तरह के मसले मसाइल हमारे हल हो जाते हैं। अपडेट क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली, कि आपने अपना प्रेफर डीएनएस चेंज करना है। मिसाल के तौर पर पहले वाला डीएनएस हमारा क्रैश कर गया होगा, अब क्लाइंट कंप्यूटर्स को बताना है कि आज के बाद आपने ये डीएनएस नहीं बल्कि दूसरा आपने XYZ डीएनएस आपने यूज करना है। तो बजाय मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करने के आप सर्वर से बैठे बैठे ऑटोमेटिकली उस कॉन्फ़िगरेशन को पुश कर दोगे। मैनुअल के अंदर क्या होता है, कैन रिजल्ट इन पॉसिबल कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क इशू, कि जब भी आप कोई चेंज करते हो तो उसके अंदर आप लोगों के नेटवर्क के अंदर जो है ना आपके इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, मसले मसाइल बनेंगे। एलिमिनेट ए कॉमन सोर्स ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम, कि आप लोगों के जो है ना नेटवर्क प्रॉब्लम्स जो है ना आप लोगों के बहुत ज्यादा आप लोगों के जो है ना ओवरकम कर लेता है। आपको उसके जो है ना कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए जरूरी है, प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि आप अपने इन्वायरमेंट के अंदर डीएससीपी सर्वर इंट्रोड्यूस करो। फ्रीक्वेंट कंप्यूटर मूव्स इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट। अब मिसाल के तौर पे एक कंप्यूटर को आपने एक लैब से मूव किया दूसरी लैब में, बॉयज विंग से आपने उसको गर्ल्स विंग में मूव किया। अब बॉयज विंग के आईपी एड्रेसेस ओवर हैं, गर्ल्स विंग के आईपी एड्रेसेस ओवर हैं। तो अब आपने जब उस कंप्यूटर को शिफ्ट किया, या मिसाल के तौर पे एक जो है आप लोगों का टीचर जो है ना उसकी पोस्टिंग होगी, या आपके किसी एम्प्लॉय की जो है ना तरक्की होगी, उसको जो है ना वो कोई हाइक मिला, कोई रेज मिला, या उसको कोई जो है ना उसकी प्रमोशन होगी।
पहले वो थे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज के हेड थे, अब वो डीन ऑफ साइंसेज बन गए हुए हैं। अब वो पहले तो बैठते थे हमारे कंप्यूटर साइंस ब्लॉक की बिल्डिंग में, लेकिन अब वो कंप्यूटर साइंस ब्लॉक की बिल्डिंग में नहीं बैठते, बल्कि वो एडमिन की बिल्डिंग में बैठना शुरू हो गया, या जहाँ पर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स बैठते हैं, जहाँ पर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार और यूनिवर्सिटी के वीसी वगैरह बैठते हैं, वो वहाँ पे उनकी सीटिंग होती है। अब जो जहाँ पे यूनिवर्सिटी के वीसी बैठते हैं उसकी जो वर्चुअल लैन आप लोगों की हो रहा है, और जो स्टूडेंट की जो जहाँ पे लैब उनकी जो है, या कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की वी लैन आप लोगों की डिफरेंट है। तो जो कंप्यूटर साइंस के उनके आईपी एड्रेस डिफरेंट है, और जो एडमिन बिल्डिंग है उसके आईपी एड्रेसेस डिफरेंट है। तो जब आप लैपटॉप मूव करोगे, वर्क स्टेशन मूव करोगे, आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से करनी पड़ेगी। जबकि डीएससीपी का फायदा ये है कि जो यहाँ का डीएससीपी का स्कोप डिफाइन हुआ होगा कंप्यूटर साइंस बिल्डिंग का, उसके अकॉर्डिंगली, उस रेंज के अकॉर्डिंगली आईपी एड्रेस साइन कर रहा होगा, और जो स्कोप डिफाइन किया हुआ आपने एडमिन बिल्डिंग के लिए या एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के लिए, वो उस तरतीब के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस जो है वो साइन करेगा। ये फायदा एक बहुत बड़ा डीएससीपी का। Microsoft DHCP server also support IPv6. Microsoft DHCP server जो है ना IPv6 को भी जो है ना IP वेरिएंट का जो IP एड्रेस का जो लेटेस्ट वेरिएंट है उसको भी सपोर्ट करता है। अच्छा, how DHCP allocate addresses? Non DHCP client static IP configuration. अच्छा, अभी इस मिसाल के अंदर जो है ना ये बताया हुआ है कि ये जो है ना एक हमारे पास नॉन DHCP क्लाइंट है जिसके ऊपर जो है ना मैनुअली ये स्टैटिक IP एड्रेस हम लोगों ने दिया। दूसरा जो है हमारे पास क्लाइंट 2 है, इसको DHCP के जरिए से IP एड्रेस मिला हुआ है। अच्छा, डीएससीपी क्लाइंट जो है ना आईपी कॉन्फ़िगरेशन इसने डीएससीपी के जरिए से ली। अब ये इसको जब आईपी एड्रेस मिलता है ना, वो किसी मखसूस मुद्दत के लिए मिलता है। जो वो मखसूस मुद्दत होती है, वो मखसूस दुरानिया होता है, वो मखसूस ड्यूरेशन होती है, उसको बोलते हैं हम लोग लीज। उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग लीज। मतलब क्लाइंट, अब ये होता कैसे, बेसिकली ये 4 वे हैंडशेक होता है। यहाँ पे अगर आप इसको जरा गौर से देखें स्लाइड को, सबसे पहले डीएससीपी क्लाइंट ने इंटरनल ब्रॉडकास्ट की, डीएससीपी के पैकेट उसने भेजा डिस्कवर करने के लिए। सेकंड स्टेप के अंदर क्या हुआ, हमारे एनवायरनमेंट में जितने डीएससीपी सर्वर लगे होंगे वो ब्रॉडकास्ट करेंगे, वो डीएससीपी एड्रेस जो है ना डीएससीपी के एड्रेसेस ऑफर करेंगे। तीसरे स्टेप के अंदर क्या होता है कि डीएससीपी क्लाइंट्स ब्रॉडकास्ट ए डीएससीपी रिक्वेस्ट पैकेट, कि वो उसकी ऑफर को जो है वो कबूल करेगा, और देन जो है सर्वर जो है फिर उसको एक्नॉलेज करेगा। तो ये 4 वे हैंडशेक इसको बोलते हैं। ये लीज जो है ना जनरेशन का आप लोगों का प्रोसेस होता है कि सबसे पहले क्लाइंट इंटरनल ब्रॉडकास्ट करता है, सर्वर ऑफर करता है, क्लाइंट ऑफर को एक्सेप्ट करता है, और देन उसके बाद उसकी एक्नॉलेजमेंट भेजी जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं 4 वे हैंडशेक। ठीक है। और फिर ये यहाँ पे अब इस स्लाइड के अंदर जो है ना डीएसपी की लीज ड्यूरेशन का जो है ना बताया हुआ है कि 50% लीज ड्यूरेशन जब एक्सपायर हो जाती है तो उसके बाद जो है क्लाइंट की तरफ से जो है ना एक रिन्यूअल की रिक्वेस्ट जो है वो सेंड की जाती है। और डीएससीपी सर्वर के साथ अगर वो क्लाइंट कम्युनिकेट कर रहा होता है तो डीएससीपी जो है ना वो सेंड कर देता है, पैकेट भेज देता है कि हाँ जी आप जो है ना अब नया आईपी एड्रेस आप लोगों का ये होगा। अगर किसी वजह से वो आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हो सकी तो दोबारा से क्लाइंट जो है ना 87.5% जब लीज ड्यूरेशन एक्सपायर हो जाएगी तो देन दोबारा से जो है ना वो रिक्वेस्ट करेगा। देखें इधर ये तीसरे पॉइंट के अंदर बता रहा है कि इफ द क्लाइंट फेल्स टू रिन्यू इट लीज आफ्टर 50% ऑफ द लीज ड्यूरेशन हैज एक्सपायर्ड, the DHCP lease renewal process begin again after 87.5% of the lease duration has expired। कि 50% लीज ड्यूरेशन एक्सपायर होने के बाद रिक्वेस्ट की जाती है क्लाइंट्स की तरफ से। अगर दोनों का आपस में पैचअप ना हो, इनकी कम्युनिकेशन ना हो, तो फिर जब 87.5% लीज ड्यूरेशन गुजर जाती है तो फिर दोबारा से रिक्वेस्ट जो है वो की जाती है। If the client fails to renew its lease after 87.5% of the lease has expired, the DHCP lease generation process start over again with the DHCP client broadcasting DHCP discover। तो फिर वो दोबारा से जो है ना वो प्रोसेस शुरू हो जाता है आप लोगों का डिस्कवरी वाला, जिस तरीके से बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से जो है ना कोई क्लाइंट जो अपने इंटरनल ब्रॉडकास्ट करता है कि मुझे आईपी एड्रेस दे दो, मैंने कम्युनिकेट करना। ठीक है। अच्छा, आज के इस सेशन के अंदर इंशाल्लाह हम लोग जो है ना वो डीएससीपी सर्वर जो है उसका रोल इंस्टॉल करेंगे, डीएससीपी को हम लोग कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। अच्छा, अगर आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट हो और एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट के अंदर आप लोगों के पास मल्टीपल डीएससीपी सर्वर लगे हुए हैं, तो कौन सा डीएससीपी सर्वर जो है वो क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा? सिर्फ और सिर्फ वो क्लाइंट कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा जो कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर से ऑथोराइज होगा, जिसको परमिशन मिली हुई होगी, सिर्फ वो डीएससीपी आईपी एड्रेस जो है ना वो दे सकेगा हमारे डोमेन ज्वाइन मशीनों को, बाकी कोई नहीं देगा। DHCP server 1 check with the domain controller to obtain a list of authorized DHCP server। ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी ने परमिट कर दिया, ऑथराइज कर दिया, ऑथराइजेशन उसको दे दी, अब वो एलिजिबल है कि वो क्लाइंट मशीनों को आईपी एड्रेस दे। DHCP 2 ने जो है ना दोबारा से रिक्वेस्ट की कि हाँ जी मुझे भी ऑथराइज कर दें। एक्टिव डायरेक्टरी ने उसको डिनाई कर दिया कि नहीं भाई आप ऑथराइज नहीं हो, आप अनऑथराइज हो।
जब अनऑथराइज हो गया तो वो डीएससीपी की सर्विसेज क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं कर सकता, और जो क्लाइंट है उसकी इंटरनल ब्रॉडकास्ट जाएगी दोनों की तरफ ही, डीएससीपी सर्वर 1 की तरफ भी, डीएससीपी सर्वर 2 की तरफ भी, लेकिन मिलेगा उसको डीएससीपी सर्वर 1 से ही आईपी एड्रेस। अच्छा, ये इंटरनल ब्रॉडकास्ट, ये इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि जो एक डम मशीन होती है, एक नई मशीन है आपके नेटवर्क में, एक नई मशीन आई है, चाहे वो आपकी कोई टैबलेट है, चाहे कोई आपके सरफेस है, चाहे आप लोगों का कोई लैपटॉप है, चाहे आप लोगों का कोई कह लें कि जी वर्क स्टेशन है, अगर हम लोगों ने उसको डोमेन ज्वाइन नहीं करवाई हुई, उसने कम्युनिकेट करना है, जो ही मशीन को हम लोग रीबूट करते हैं तो वो खुद ब खुद जो है ना रिक्वेस्ट करना शुरू कर देता है, पुकारना शुरू कर देता है कि भाई मैं कम्युनिकेट करना है, मैं एग्जिस्ट करना है, तो मैंने आईपी एड्रेस दियो तुसी। तो उसको आईपी एड्रेस कौन देगा? जो एक्टिव डायरेक्टरी से ऑथराइज होगा वो डीएससीपी सर्वर उसको आईपी एड्रेस जो है वो इशू करेगा। अच्छा, फिर डीएससीपी सर्वर जब हम लोगों ने कॉन्फ़िगर करना है, सबसे पहले हम लोगों ने जो है ना इसके अंदर एक स्कोप बनाना है। स्कोप किसको बोलते हैं? बेसिकली स्कोप बोलते हैं रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस को। कि मिसाल के तौर पे मैंने बताया 192.168.3.1 1 से लेके और उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट है और 100 जो इसका एंडिंग पॉइंट है। ये जो 1 से लेके 100 तक है इसको हम लोग कहेंगे स्कोप। स्कोप, व्हाट इज स्कोप? स्कोप इज अ रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस। जब डीएससीपी सर्वर हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस भी हम लोग बता सकते हैं। क्लाइंट मशीन को जब आईपी एड्रेस देना है तो नालों ए भी दस देना कि भाई ये आपका डीएनएस सर्वर है, भाई ये आपका मेल सर्वर है, भाई ये आपका टाइम सर्वर है, ये आपका विन सर्वर है। मतलब अगर हमारे पास मल्टीपल टाइप की सर्विसेज कॉन्फ़िगर हुई हुई है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर विन सर्वर भी लगा हुआ है, हमारे एनवायरनमेंट में डीएनएस सर्वर भी लगा, हमारे एनवायरनमेंट में टाइम सर्वर भी लगा, हमारे एनवायरनमेंट में कोई राउटर भी लगा हुआ है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कोई डब्ल्यूडीएस सर्वर भी लगा, तो हम वो ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं। मतलब क्लाइंट को आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा बल्कि एडिशनल चीजें भी मिल जाएंगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिल जाएंगी। अच्छा, फिर इसके अंदर हम लोग ने रिजर्वेशन भी कर सकते हैं। रिजर्वेशन का मतलब क्या है? कि रिजर्वेशन का मतलब है कि किसी के लिए फिक्स कर देना, किसी के लिए पक्का कर देना। कि मिसाल के तौर पे जी एक स्टूडेंट कहता है कि जी मैंने हमेशा जो है ना बेंच नंबर 5 के ऊपर ही बैठना। एक स्टूडेंट वो कहता है कि जी मैंने जो है ना सीट नंबर 7 के ऊपर ही बैठना। तो अब ये रिजर्वेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? जो हमारे डेवलपर हजरात होते हैं ना, जिन्होंने एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी होती है, वेब डेवलपमेंट करनी होती है, उन्होंने चूंकि फ्रीक्वेंटली टेस्टिंग करनी होती है, उन्होंने एप्लीकेशन के अंदर अपनी मशीन का आईपी एड्रेस डाल के उन्होंने ब्राउजर के जरिए से एक्सेस करना होता है या रिमोटली उन्होंने चीजों को एक्सेस करना, तो उनको फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो लीज ड्यूरेशन होती है ना वो आपके लैन एनवायरनमेंट के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर 8 दिन के बाद आप लोगों की एक्सपायर हो जाती है। 8 दिन के बाद क्लाइंट को नया आईपी एड्रेस मिलता है, जबकि वायरलेस के केस के अंदर 8 घंटे के बाद आईपी एड्रेस मिलता है। ये तो आपको मैं बता रहा हूँ डिफॉल्ट लीज ड्यूरेशन। इसको कस्टमाइज किया जा सकता है, इसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद डीएससीपी रिले एजेंट, ये इसका एक एडवांस टॉपिक है, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। पहले मैं आप लोगों को डीएससीपी का जो जितना भी हम लोगों ने पढ़ा इसको मैं आप लोगों को कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूँ। चलते हैं जी अपने सर्वर के ऊपर। मैंने अपनी सर्वर मशीन को एक्सेस किया। सर्वर मशीन को एक्सेस करने के बाद जो है सबसे पहले मैं सर्वर मैनेजर के अंदर आऊंगा। सर्वर मैनेजर के अंदर आगे मैनेज पे क्लिक किया, ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, रोल बेस्ड फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन। अच्छा, लास्ट टाइम ना मेरे से कोई स्टूडेंट ये पूछ रहा था कि हम लोग सेकंड ऑप्शन को नहीं सिलेक्ट कर सकते। भाई आप लोगों ने सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना। सेकंड ऑप्शन जो है ना बेसिकली ये वीडीआई के लिए होती है, वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होती है, कि अगर आप लोगों ने आरडीपी को एप्लीकेशन मोड में करना है। खैर ये हमारा पूरे एक दिन का टॉपिक है, पूरे एक दिन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आरडीपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, टर्मिनल सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तब मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में। फिलहाल आपने रोल बेस्ड एंड फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन पे क्लिक किया, अपना सर्वर सिलेक्ट किया। मैं अभी फॉर द टाइम बीइंग जो हमारा DC02 है ना, इसी को मैं डीएचसीपी सर्वर भी बनाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने डीएचसीपी के चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर दिया। ऐड फीचर पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया। अच्छा, अब ये देखें जी, आप लोगों में से कुछ लोगों का कंसर्न ये होता है, क्वेश्चन ये होता है कि जी हमें नोट्स नहीं मिलते हैं, या हम लोगों को जो है ना जो टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। देखिए, जब हम लोग सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना, तो वहां पे उसने उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई है। डीएचसीपी का यहाँ पे पूरा तारुफ इसने करवाया हुआ है कि DHCP server करता क्या है? The dynamic host configuration protocol allows server to assign or lease IP addresses to computers and other devices that are enabled as a DHCP client. Deploying a DHCP server on the network provides computers and other TCP/IP based network devices with the valid IP addresses and the additional configuration parameters. These devices need कि इन डिवाइसेस को जिस तरह की कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत है वो आप लोगों का DHCP प्रोवाइड कर सकता है। कॉल DHCP ऑप्शन दिस allow computers and devices to connect
to other network resources such as DNS server, WIN servers and routers. जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब हम लोग DHCP का स्कोप डिफाइन करेंगे तो एडिशनल ऑप्शन बता सकते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर को बता सकते हैं कि भाई ये तुम्हारा DNS सर्वर है, ये तुम्हारा WIN सर्वर है, ठीक है। अच्छा, DNS सर्वर डोमेन नेम को IP एड्रेस में, IP एड्रेस को डोमेन नेम में रिजॉल्व करता है, FQDN को IP एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। विंस क्या करता है? विंस जो है एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, विंडोज NT के दौर में काम किया करती थी, विंडोज 98 के दौर में, विंडोज 2000 में। ये क्या करता था? ये बेसिकली आप लोगों के होस्ट नेम को IP एड्रेस में और IP एड्रेस को होस्ट नेम में रिजॉल्व करता था। ये DNS से पुराना कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों का। अच्छा, थिंग्स टू नोट, you should configure at least one static IP address on this computer। हाँ जी, ये बहुत एक important point है कि भाई आपके पास अगर कोई चीज होगी तो आप दूसरों को तकसीम करोगे ना। आपके अपने पास पैसे हैं नहीं, आप कहते हो कि जी मैं दूसरों की मदद करूंगा। पहले आपके अपने पास पैसे होंगे तो आप दूसरों की मदद करोगे। पहले आपके अपने पास खाने के लिए कुछ होगा तो आप आगे किसी और को आपको जो है वो खाने के लिए आप दोगे। तो DHCP दूसरों को IP एड्रेस तब ऑफर करेगा जब इसके पास अपना IP एड्रेस होगा। हमेशा ये याद रखना कि DHCP वाली मशीन को जिसके ऊपर हमने DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करना है उसको हमेशा हमने स्टैटिक IP एड्रेस असाइन करना है। कभी भी DHCP सर्वर का आपके ऑटोमेटिक IP एड्रेस नहीं होगा। DHCP को स्टैटिक IP एड्रेस आपने असाइन करना है, देन उसके ऊपर DHCP का रोल इंस्टॉल करना है। बिफोर यू इंस्टॉल DHCP सर्वर यू शुड प्लान योर सबनेट स्कोप एंड एक्सक्लूजन। वो कह रहा है कि आपने जब इसको इंस्टॉलेशन करने से पहले प्लानिंग भी कर लो कि स्कोप का आपने रेंज कहाँ से डिफाइन करनी है। एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट है कि आपने कुछ IP एड्रेस छुड़वा दिए कि फॉर द टाइमिंग आपने ना दिए। मिसाल के तौर पे हमने रेंज डिफाइन की 192.168.3.1 से लेके 100 तक IP एड्रेस असाइन करने, लेकिन मैं चाह रहा हूँ 51 से लेके 60 तक किसी को भी असाइन ना करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि माइट भी मैंने ये स्टैटिक देने हो, माइट भी मैंने किसी के लिए रिजर्व करने हो, माइट भी मैंने एग्जीक्यूटिव्स के लिए रखे हैं, माइट भी मैंने किसी R&D के लिए रखने हैं। तो एक्सक्लूड आप करवा सकते हो, आप छुड़वा सकते हो कुछ स्पेसिफिक IP एड्रेस। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एक्सक्लूजन। स्टोर द प्लान इन अ सेफ प्लेस फॉर लेटर रेफरेंस। अच्छा, वो पूछ रहा है कि ये स्टार्ट करना है, तो अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर दिया और इंस्टॉल पे क्लिक किया। अभी थोड़ी देर लगाएगा और आपके इस मशीन के ऊपर DHCP का रोल इंस्टॉल कर देगा। जब DHCP का रोल इंस्टॉल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली IP एड्रेस असाइन करना नहीं शुरू करेगा। हमें इसके ऊपर स्कोप डिफाइन करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर जो है वो रिजर्वेशन अगर करनी है वो कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, हमें स्कोप ऑप्शन कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, एक्सक्लूजन को डालनी है वो डालनी पड़ेगी, और सबसे आखिर में एक्टिव डायरेक्टरी से इसको ऑथोराइज करवाना पड़ेगा। देन उसके बाद जो है ये क्लाइंट मशीन को IP एड्रेस देगा। जी यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी की समझ ना लगी हो? अच्छा जी, ये रोल हम लोगों का इंस्टॉल हो गया होगा। अब हम लोग जो है ना उसको अपने DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे। DHCP के जरिए से बेसिकली हम लोग जो कंट्रोल करते हैं ना, हम लोग प्राइवेट IP एड्रेसेस को हम लोग कंट्रोल करते हैं। और इसके अंदर इसकी ब्यूटी ये है, इसका फायदा ये है कि मिसाल के तौर पे मैं जो अपने पास अपने एनवायरनमेंट में जो स्कोप कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 192.168.3.1 से लेके 100 तक या 200 तक, सेम यही स्कोप जो है ना मसूद भाई अपने एनवायरनमेंट में कर सकते हैं, जुबैर भाई अपने एनवायरनमेंट में कर सकते हैं, साद भाई अपने एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट IP एड्रेसेस है। हम लोग प्ले पब्लिक IP एड्रेसेस के साथ नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग प्राइवेट IP एड्रेसेस के साथ कर रहे हैं। अब इसको आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करना है, तो कंप्लीट DHCP कॉन्फ़िगरेशन आप इस जो साइन अप एक्सक्लेमेशन है इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे। और अच्छा, एक ऑप्शन तो ये कि आप यहाँ से इसको आप कर लो। दूसरी ऑप्शन है, मैं आपको थ्रू प्रॉपर चैनल आपको बताता हूँ कि आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर आ जाओगे, सर्वर के एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर आप आए। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपके पास DHCP आ जाएगा, ठीक है। DHCP आप लोगों के पास यहाँ पे आ गया, और ये अभी ये देखें IPv4 के ऊपर भी आप लोगों को रेड डाउन आप लोगों को साइन नजर आ रहा है, और IPv6 के अंदर भी, ठीक है। हम लोग पहले IPv4 को हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और मैं करूंगा न्यू स्कोप। अब हम लोग जो है ना अपने DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। राइट क्लिक किया और मैंने क्या किया, न्यू स्कोप, नेक्स्ट पे क्लिक किया। स्कोप का आप लोगों ने कोई रीजनेबल नाम लिख देना। फॉर एग्जांपल इसका नाम है MCSE लैब टेस्टिंग। आप लोगों ने जिस बिल्डिंग के लिए आपने बनाना है, एडमिन ब्लॉक के लिए करना है, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के लिए करना है, कंप्यूटर साइंस लैबोरेटरी के लिए करना है, जिसके लिए भी आपने बनाना है, ठीक है। और इसके रीजनेबल डिस्क्रिप्शन आपने लाजमी लिखने ताकि बाद में आपको याद रहे, या अगर मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं तो पता हो कि किस मकसद के लिए किया। IP एड्रेस कहाँ से साइन कराना, मैंने कहा 192.168.3.101 से मैंने कहा कि IP एड्रेस जो है ना आप असाइन करना शुरू करो 192.168.3.101। और कहाँ तक इसको लेके जाओ 192.168.3.101
3.150 तक। मैंने मिसाल के तौर पे कहा कि मेरे पास 50 मशीनें हैं, उन 50 मशीनों को आईपी एड्रेस ये देना है। अच्छा, जो ही मैंने आईपी एड्रेस दिया, ये तो आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये पहले ऑप्टेट को देकर आप लोगों को पता लग जाता है कि ये क्लास ए का है, बी का है, सी का। क्लास ए की रेंज 1 से लेकर 126 तक, 127 से 191 तक क्लास बी, और 192 से 223 तक क्लास सी है। तो जो ही क्लास सी का आईपी एड्रेस देंगे, क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255 255 255। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर सपोज आईपी एड्रेस देता हूँ मैं मिसाल के तौर पे क्लास ए का, लेकिन जरूरी है कि फिर मेरी अपनी मशीन का भी आईपी एड्रेस क्लास ए का हो। मैंने कहा 10.10.10.1, मैंने कहा यहाँ से आईपी एड्रेस शुरू करो, और मैंने कहा 10.10.10.100। तो ये यहाँ तक दो। अच्छा, लेकिन ये इसने नीचे से इसने लेंथ क्यों नहीं चेंज की? नीचे से उसने बेसिकली लेंथ इस वजह से नहीं चेंज की कि उसने खुद इस मशीन को डिटरमिन किया हुआ है कि इस मशीन का अपना आईपी एड्रेस जो है वो क्लास सी का है। तो इसलिए क्लास सी के अंदर 255 255 255 ही इसका सबनेट डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है। तो आपने हमेशा जिस क्लास का आईपी एड्रेस आपकी अपनी मशीन को के पास है, उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे स्कोप डिफाइन करना है। मैंने इसको कहा 3.101 से लेके इस तरह करो 192.168.3.150 कि ये 50 आईपी एड्रेस आपने असाइन करने। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि एक्सक्लूड करवाने हैं कोई आपने छुड़वाने हैं कोई आपने। मैंने कहा कि हाँ, इस तरह करो 192.168.3.141 से लेके और 192.168.3.145, ये मैंने मिसाल के तौर पर 5 आईपी एड्रेस एक्सक्लूड कर लिए। एक्सक्लूड करने का मतलब क्या है? जो रेंज मैंने डिफाइन की वो 101 से लेके 150 तक मैंने रेंज डिफाइन की, उसमें से ये 5 एक्सक्लूड कर लिया। मतलब टोटल 45 आईपी एड्रेस मिलेंगे, ये 5 नहीं मिलेंगे किसी को भी। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक किया। बाय डिफॉल्ट जो आप लोगों की लीज ड्यूरेशन होती है वो कितने दिन के लिए होती है? मैंने आपको कहा था 8 दिन के लिए होती है। ठीक है, इसको कस्टमाइज करना, कम ज्यादा करना आप कर सकते हैं, मैंने फिलहाल नहीं किया। नेक्स्ट पे क्लिक किया। वो पूछ रहे हैं इसके एडिशनल ऑप्शंस कॉन्फ़िगर करनी है आपने, तो मतलब क्लाइंट कंप्यूटर को ये भी बताना है कि डीएनएस कौन सा है, विंस कौन सा है, वगैरह वगैरह। मैंने कहा हाँ चलो ये कर लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब वो पूछ रहा है कि जो कोई गेटवे लगा आपके एनवायरनमेंट में, अगर तो मेरे पास कोई राउटर लगा हुआ है, अगर आप चाह रहे हो कि क्लाइंट मशीनों के ऊपर इंटरनेट भी चले तो आपको राउटर का एड्रेस आपको देना पड़ेगा। तो मैंने 192.168.3.1 कि जो मेरे घर के अंदर वायरलेस राउटर लगा हुआ उसका आईपी एड्रेस दे दिया कि इसके थ्रू से ट्रैफिक जो है वो बाहर निकलेगी। अब क्लाइंट कंप्यूटर को जब आईपी एड्रेस मिलेगा साथ में उसको राउटर का भी पता लग जाएगा। अच्छा, अब वो जब मैंने डीएनएस करना था ना, देखें डीएनएस उसने ऑटो डिटरमिन कर लिया कि मेरे एनवायरनमेंट में 2 डीएनएस लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे मशीन का नाम भी लिख सकता हूँ या मैं उसको रिजॉल्व भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा विन 2019-DC02, इसको मैंने रिजॉल्व पे क्लिक किया। देखो उसने खुद ब खुद इसका आईपी एड्रेस डिटरमिन कर लिया, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। वो ऑलरेडी ऐड था वैसे, उसने खुद ही ऑटो डिटेक्ट कर लिया था। तो इस तरीके से आप लोग ऐड करवा सकते हो अगर करवाना चाहो। ठीक है, और किसी को आपने ऊपर करना है, नीचे करना है, मिसाल के तौर पे मैंने रिजॉल्व करवाया यहाँ पे विन 2022, ये भी एक मेरा दूसरा डीएससीपी है, वो सॉरी डीएनएस है। रिजॉल्व पे क्लिक किया, उसने खुद ब खुद इसका आईपी एड्रेस डिटरमिन कर लिया, इसको मैंने ऐड कर दिया, वो भी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब अगर आपके मल्टीपल डीएनएस है, किसी एक को आपने प्रेफर्ड बनाना है, किसी एक को आपने ऊपर करना है, नीचे करना है, यहाँ से आप उसको अप डाउन भी कर सकते हैं। मैंने कहा जी प्रेफर्ड डीएनएस पहले वाला जो 201 आएगा, दूसरे वाला 200 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ऊपर पेरेंट्स का नाम भी दे दिया कि ये आपने क्लाइंट मशीनों को ये बता दिया कि हमारी पेरेंट डोमेन है कौन सी। मैंने बताया freeITtrainings.com, और उसके अंदर मैंने रिजॉल्व किया सर्वर्स के नाम को, डीएनएस के नाम को, और वो ऐड करवा दिया। अब जब क्लाइंट मशीनों को आईपी एड्रेस मिलेंगे तो आईपी एड्रेस के साथ उनको गेटवे की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और उनको डीएनएस की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और उनको डोमेन की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। नेक्स्ट पे क्लिक किया। विन सर्वर हमारे एनवायरमेंट में फिलहाल कोई नहीं लगा, मैंने उसको छोड़ दिया। अच्छा, वो पूछ रहा है कि जो स्कोप आप बना रहे हो इसको एक्टिवेट करना है। हम लोग मल्टीपल स्कोप्स बना सकते हैं। अगर मेरे पास मल्टी होम कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर का कहते हैं कि जिसके अंदर आपके मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे हो, कि आपके पास 2 3 4 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे, 2 3 4 इथरनेट कार्ड लगे हुए हैं। तो आप हर इथरनेट कार्ड के ऊपर, हर इंटरफेस के ऊपर डिफरेंट लैन भी आप जो कॉन्फ़िगर कर सकते हो। डिफरेंट आईपी एड्रेस स्कीम आप डिफाइन कर सकते हो। किसी एक इंटरफेस पे आपने आया तो जो है क्लास सी का आईपी एड्रेस दे दिया, एक पे आपने क्लास बी का दे दिया, एक पे क्लास सी का दे दिया। तो अगर आपने मल्टीपल स्कोप्स बनाए, या मिसाल के तौर पे आपने 50-50 के 4 स्कोप बनाए हुए हैं, एक आपने बनाया हुआ है जी एडमिन बिल्डिंग के लिए, एक आपने स्टूडेंट विंग के लिए बनाया हुआ है, एक आपने जो है स्टाफ के लिए बनाया, तो मल्टीपल स्कोप्स भी बना सकते हो। पूछ रहे हैं कि स्कोप एक्टिव करना है, मैंने कहा हाँ जी इसको एक्टिव भी कर दो। ठीक है जी, ये स्कोप हम लोगों का एक्टिव हो गया।
अभी ये जो है ना, इसके ऊपर अभी फिलहाल स्टिल डाउन एरो आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर क्या करूंगा कि इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, स्कोप के ऊपर एडवांस पे आऊंगा, और बल्कि राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद जो है, ये हम लोगों ने शुरू में सर्वर मैनेजर के ऊपर देखा था कि एक हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा था। मैं सर्वर मैनेजर को दोबारा खोलता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये येलो कलर का आइकन आ रहा है, इस पे क्लिक किया और बोल रहा है कंप्लीट डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन, क्रिएट द फॉलोइंग सिक्योरिटी ग्रुप फॉर द डेलीगेशन ऑफ द डीएचसीपी एडमिनिस्ट्रेटर, कि डीएचसीपी एडमिनिस्ट्रेटर डीएचसीपी यूजर आपने कंट्रोल डेलीगेट करना है। मैंने कमिट पे क्लिक किया और डन पे क्लिक किया। पहले रोल इंस्टॉल किया और साथ आपने ये काम कर दिया। ये काम करने के बाद हम लोगों ने, अब आपने इसके ऊपर राइट क्लिक किया और इसको आपने ऑथोराइज करना है। इस सर्वर को क्या करना है, DC02 को ऑथोराइज करना है। इसको आप लोगों ने ऑथोराइज कर दिया। ऑथोराइज करने के बाद जो है, देखिए मैंने उसको रिफ्रेश किया, ये ग्रीन हो गया। पहले ये यहाँ पे जो है वो रेड कलर का डाउन एरो आ रहा था। अब इसका मतलब है जी, ये हमारा डीएचसीपी कॉन्फ़िगर हो गया। और ये देखें, ये हम लोगों ने स्कोप बताया था, टूल हम लोगों ने डिफाइन किया है कि एड्रेस रेंजेस और द डिस्ट्रीब्यूशन 101 से लेके 150 तक आईपी एड्रेस देने, 101 से लेके 150 तक। और ये वाले जो है जिसपे क्रॉस लगा हुआ है रेड कलर का, कि ये हम लोगों ने एक्सक्लूड करवाए हुए डिस्ट्रीब्यूशन के, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने। अभी तक किस किस को आईपी एड्रेस लीज हुए हैं, किस किस के लिए रिजर्व करवाया हुआ है। स्कोप के अंदर हमने क्या क्या बताया, स्कोप में हमने राउटर का बताया था, डीएनएस का बताया था, डोमेन का बताया था। ठीक है, तो ये जो हमने एडिशनल ऑप्शंस कॉन्फ़िगर की थी, कोई मजीद करनी है कॉन्फ़िगर ऑप्शन पे क्लिक करें, कोई एडिशनल ऑप्शन भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अपने टाइप सर्वर के बारे में बता सकते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे अपने LRP सर्वर के बारे में बता सकते हैं, आप होस्ट के बारे में बता सकते हैं, स्वैप के बारे में बता सकते हैं, आईपी लेयर के बारे में बता सकते हैं, WDS के बारे में बता सकते हैं, विंस के बारे में बता सकते हैं, एनटीपी के बारे में बता सकते हैं। खैर ये बात की चीजें, जब हम जूनियर सर्वर कॉन्फ़िगर करते जाएंगे, इनके ऑप्शन जो है डीएचसीपी में हम लोग डालते जाएंगे साथ साथ अकॉर्डिंगली। अच्छा, अगर आपने किसी के लिए रिजर्व करवाना है, तो आप रिजर्वेशन बनानी है, आपने राइट क्लिक किया, न्यू रिजर्वेशन। ये रिजर्वेशन किसके लिए बनानी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि क्लाइंट 01 के लिए बनानी है। क्लाइंट 01 के लिए क्या रिजर्वेशन बनानी है, मैंने कहा हमेशा उसको आईपी एड्रेस देना आपने 150। अब यहाँ पे मैं उसका मैक एड्रेस यहाँ पे लिखूंगा। अब मैक एड्रेस कैसे गेट करते हैं, आप किसी भी मशीन के ऊपर कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आए, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आ गया, उसके ऊपर आप आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल करें। जब आपने आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल किया तो ये फिजिकल एड्रेस मिला। ठीक है, इसको फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, इसको हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं, इसको मैक एड्रेस भी कहते हैं। इस मैक एड्रेस को आपने कॉपी कर लेना या नोट कर लेना और ये यहाँ पे आगे आपने पेस्ट कर देना। कि हमेशा जब इस इंटरफेस की तरफ से रिक्वेस्ट आएगी, इस मैक की तरफ से रिक्वेस्ट आएगी, तो आपने इसको हमेशा 150 आईपी एड्रेस देना। ठीक है, तो ये यहाँ पे काम किया जा सकता है। खैर मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा कॉन्फ़िगर। लेकिन लीज इसने अभी तक कोई नहीं किया। अब हमें काम करते हैं कि किसी एक मशीन का हम लोग जो है ना आईपी एड्रेस हम लोग खत्म कर देते हैं, स्टैटिक आईपी एड्रेस, और फिर डीएचसीपी से दिलवा के देखते हैं कि डीएचसीपी के जरिए से उसको आईपी एड्रेस मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है जी, मैं अपनी क्लाइंट मशीन के ऊपर आया। क्लाइंट मशीन के ऊपर आके टीसीपी आईपी जो है प्रॉपर्टीज के अंदर आऊंगा। इसके ऊपर जाने के लिए मैंने आप लोगों को एक इसकी शॉर्टकट की बताई थी, क्या, ncpa.cpl। ncpa.cpl पे आप क्लिक करोगे और आप टाइप करोगे, डायरेक्ट उधर पहुंच जाओगे। प्रॉपर्टीज के अंदर आए और टीसीपी आईपी के कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज के अंदर देखिए, इसको 159 हम लोगों ने असाइन किया हुआ था पहले। मैंने इसको कर दिया ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, ओके ओके, क्लोज क्लोज। ठीक है, अब ये मशीन जब रीबूट होगी तो इंटरनल ब्रॉडकास्ट करेगी। वो रिक्वेस्ट जो है वो डीएचसीपी सर्वर के पास जाएगी, डीएचसीपी सर्वर आईपी एड्रेस ऑफर करेगा, मशीन उसके ऑफर को एक्सेप्ट करेगी, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट भेज देगी, तो ये 4 वे हैंडशेक होगा। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है कि इस मशीन को हम लोग रिस्टार्ट करवा लें। अब दूसरी ऑप्शन ये है, अच्छा ये डिस्कनेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि मैंने इसको आरडीपी किया हुआ था, मैंने कंसोल के जरिए से इसको कनेक्ट नहीं किया था, बल्कि आरडीपी किया हुआ था। तो अब मैं अपने हाइपर वी के अंदर आके इस मशीन पर राइट क्लिक करके इसको कनेक्ट करूंगा, अगर मैंने इसको देखना है या इसके ऊपर मैंने काम करना है। राइट क्लिक करके मैंने इस पर कनेक्ट किया। असद अब्बास के अकाउंट से मैंने लॉगिन किया अपने क्लाइंट मशीन पे, और यहाँ पे आगे मैं कमांड दूंगा आईपी कॉन्फिग। यहाँ पे आगे मैं क्या कमांड दूंगा, आईपी कॉन्फिग स्लैश रिलीज। ठीक है, आपने क्लाइंट मशीन के ऊपर या तो रिस्टार्ट करवा लें या फिर उसको कमांड दे आईपी कॉन्फिग स्लैश रिलीज। ठीक है, या आईपी कॉन्फिग स्लैश रिलीज या आईपी कॉन्फिग स्लैश रिन्यू।
कमांड प्रॉम्प्ट को अपने एडमिन प्रिविलेजेस के साथ खोलना और यहाँ पे आपने कमांड क्या दी, ipconfig/renew, ipconfig स्पेस /renew, विंडोज आईपी कॉन्फ़िगरेशन। ये देखें जी, उसको आईपी एड्रेस मिल गया। अच्छा, अब मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ ipconfig/all करके। ये इसको आईपी एड्रेस कहाँ से मिला जी, DHCP इनेबल यस, DHCP के जरिए से आईपी एड्रेस कौन सा मिला, 101 मिला। कब मिला, फ्राइडे 4 मार्च को मिला, अभी आज रात को 11:18 में मिला। ठीक है, लीज एक्सपायर कब होगी इसकी, जो है 12 मार्च को। आपको 8 दिन के लिए हमने लीज रखी थी ना, ये देखें 8 दिन की लीज। साथ में हमने अब DHCP सर्वर है कौन सा, हमारे एनवायरमेंट में 201 ये 201, ये हमारे DHCP सर्वर का आईपी एड्रेस है। इसने प्रेफर DNS भी बता दिया कि 201 और 200, ठीक है, और साथ में इसने अपना डोमेन का सफिक्स भी बता दिया कि फ्री आईटी ट्रेनिंग हमारी डोमेन है। तो ये देखें जी, अभी क्लाइंट मशीन को हम लोगों ने ipconfig/renew किया तो आईपी एड्रेस उसको मिल गया, ipconfig/all करके उसकी डिटेल बता दी। अब मैं सर्वर के अंदर आके आपको इसका रजिस्टर दिखाता हूँ कि अब सर्वर का रजिस्टर मेंटेन होना शुरू हो गया होगा। और सर्वर के अंदर पहले यहाँ पे जो एम्प्टी दिखाता है इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आ जाएगी। ये देखें जी, वो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई हुई है कि 192.168.3.101, ये पहला आईपी एड्रेस उसने असाइन किया। किसको असाइन किया, win10-pc01.freeidtrainings.com। कब लीज दी है उसने, कब लीज इसकी एक्सपायर हो रही है, 12/3 मतलब 12 मार्च को एक्सपायर हो रही है। और ये देखेंगे उसकी यूनिक आईडी आ रही है। यूनिक आईडी का मतलब ये उसकी वो फिजिकल आईडी आ रही है। ठीक है जी, यहाँ पे क्लियर है जी। ये अब इसकी डेटाबेस मेंटेन होना शुरू हो गई है। जो मशीनें हमारी रीस्टार्ट होती जाएंगी या आप उनको ipconfig/renew करते जाओगे मशीनों को आईपी एड्रेस स्टैटिक खत्म करके, तो ये जो है आप लोगों का DHCP के जरिए से आईपी एड्रेस मिल जाएगा। अच्छा, हमेशा आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, स्टैटिक आईपी एड्रेस ऑलवेज ओवरराइड DHCP आईपी एड्रेस। स्टैटिक आईपी एड्रेस DHCP के आईपी एड्रेस को ओवरराइड कर देता है। स्टैटिक की प्रेसिडेंस जो है वो ज्यादा होती है। अच्छा, DHCP किसको ओवरराइड करता है, जब आप कोई विंडो इंस्टॉल करते हो ना और बूट करते हो तो बिल्ट इन सर्विस के जरिए से क्लाइंट मशीन को आईपी एड्रेस मिलता है और अमूमी तौर पे होता है 169.254 रेंज वाला। वो विंडोज की अपनी बिल्ट इन सर्विस होती है जिसको बोलते हैं APIP है, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। आपने यहाँ पे 3 रूल याद रखने हैं, 2 रूल सॉरी आपने याद रखने हैं कि DHCP सर्वर ऑलवेज ओवरराइड APIP सर्विस, कि DHCP हमेशा APIP को ओवरराइड करता है, एंड स्टैटिक ऑलवेज ओवरराइड DHCP सर्वर, के APIP को ओवरराइड करेगा DHCP, लेकिन स्टैटिक जो है वो DHCP को भी ओवरराइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैटिक के पास अथॉरिटी ज्यादा है। स्टैटिक आपके ऑटोमेटिक आईपी एड्रेसिंग कोई भी है, चाहे आपकी APIP है चाहे DHCP, दोनों को ही ओवरराइड कर सकता है। स्टैटिक की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है। तो बाहर के आप स्टैटिक के रोले से बचने के लिए, झंझट से बचने के लिए, कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जी हर मशीन के ऊपर जाके मैनुअल उसका TCP/IP कॉन्फ़िगरेशन खोल के आईपी एड्रेस दूं, सेपरेट मास्क दूं, डिफॉल्ट गेटवे दूं, उसी से जांच छुड़ाने के लिए मैंने एक स्कोप डिफाइन किया, आईपी एड्रेस की रेंज बताई, उसके अंदर मैंने DNS की इन्फॉर्मेशन भी पुट कर दी, उसमें मैंने डोमेन की इन्फॉर्मेशन भी पुट कर दी, उसके अंदर जो मैंने स्कोप अपनी मर्जी का बताना था वो बता दिया। मशीनों को जो जो रिस्टार्ट करते जाएंगे और उनका ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस हम लोग जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन में लेके जाएंगे, सबको खुद ब खुद आईपी एड्रेस मिल जाएगा। और इसका फायदा क्या होगा कि सर्वर साइड की आपकी जो हेडिक है वो आप लोगों की खत्म हो जाएगी। और जो आप लोगों को बहुत ज्यादा ये एक कंसर्न था कि डुप्लीकेट आईपी एड्रेसेस ना हो जाए, गलत आईपी एड्रेस ना दे दूं, गलत सबनेट मास्क ना दे दूं, गलत गेटवे ना दे दूं, गलत DNS ना दे दूं या डुप्लीकेट आईपी एड्रेस ना, तो उन सारे मसले मसाइल से आप लोगों की जान छूट जाएगी। तो जी दोस्तों, आज हम लोगों ने अपने एनवायरनमेंट में DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करना सीखा। इन शॉर्ट, DHCP का काम क्या है कि DHCP क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। ये ऊपर आप लोगों को लेफ्ट साइड पे जो तस्वीर नजर आ रही है इसमें देखें कि एक पीसी ने DHCP को डिस्कवर करने के लिए इंटरनल ब्रॉडकास्ट की, DHCP ने उसको ऑफर किया, DHCP का ऑफर को एक्सेप्ट किया गया और देन उसके बाद एक्नॉलेजमेंट भेजी गई। ये 4-वे हैंडशेक होता है। आज मैंने आप लोगों को DHCP का कॉन्सेप्ट समझाया, बताया, कॉन्फ़िगर करके दिखाया, आपको बताया कि स्कोप क्या होता है, लीज ड्यूरेशन क्या होती है, एक्सक्लूजन क्या होती है, रिजर्वेशन क्या होती है। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।